हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जितेश सिंह यादव। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स और रासायनिक बलगति। ये जो वर्ड होता है काइनेटिक्स, इसको डेराइव किया गया है एक वर्ड से, काइनेसिस से। इस काइनेटिक्स को काइनेसिस वर्ड से डेराइव किया गया है जिसका मतलब होता है मूवमेंट, चलना। और जब हम एक वर्ड सुनते हैं चलना, तो हमारे दिमाग में जैसे मान लो कोई सड़क है, उस पर कोई कार चल रही है, तो यहां पे हम एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं। जैसे केमिस्ट्री की बात करूं अगर मैं, ये जो काइनेसिस है इसका मतलब चलना, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का चलना। एक्चुअली होता क्या है, हम यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं। मान लो ये एक अभिक्रिया है, जो आपका रिएक्टेंट है, क्रियाकारक R, वो बदल रहा है, कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट उत्पाद P में। तो मैं क्या बोलूंगा, हम बेसिकली यहां पढ़ने क्या वाले हैं, चलना। मतलब ये जो अभिक्रिया है वो कितनी गति से होगी, कितनी स्पीड से, अभिक्रिया कितनी स्पीड से होगी, कितना टाइम लगेगा, या इस अभिक्रिया को कंप्लीट होने में कितना समय लगने वाला है। ये सब बातें हम इस केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हमने ऐसे बात की है, काइनेसिस ये जो वर्ड होता है इसका मीन होता है मूवमेंट, चलना। और यहां पे चलना मतलब यहां पर कौन चलेगा, रासायनिक अभिक्रिया क्या घटित होने वाली है, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट होने वाली हैं। हम उनका क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग, रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, वो सब बातें हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर मैं बात करूं, अभी एक वर्ड आया और रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। मान लो एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक अभिक्रिया है, रिएक्टेंट R कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट P में। ये कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है। कहते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की अगर कंप्लीट हमें जानकारी चाहिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की अगर हमें संपूर्ण जानकारी चाहिए, तो हम फिजिकल केमिस्ट्री की 3 ब्रांच पढ़ते हैं। वो 3 ब्रांच कौन कौन सी, एक का नाम होता है थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी, इलेवेंथ क्लास में हमने पढ़ा था, मैंने ऐसे बोला है किसी रासायनिक अभिक्रिया की संपूर्ण जानकारी के लिए हमें 3 ब्रांच पढ़नी होती है। पहली जो ब्रांच है उनमें कोई एक ब्रांच है, वो है उष्मागतिकी। ये जो ब्रांच होती है, 11th क्लास का याद करो, हमने ऐसे बात की थी, कोई रासायनिक अभिक्रिया स्वतः होगी या नहीं, इस बात का पता कहां चलता है, उष्मागतिकी में। मेनली ये किसी रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मागतिकी है वो हमें क्या बताने वाली है, ये जो उष्मागतिकी है वो यह बताने वाली है अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। एक वर्ड यहां कहां मिले थे हम, स्वतः प्रवर्तिता, मतलब अभिक्रिया अपने आप होगी। अगर अपने आप होगी तभी तो वो स्टेबल होगी, या हमें उसको किसी बाहरी स्रोत से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहां पे बेसिकली ये जो उष्मागतिकी होती है वो रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं होगी उसको बताता है। और यहां पे तुम्हें याद आ रहा होगा, हम एक वर्ड का मिलते हैं डेल्टा जी, जिसको क्या बोला था, गिब्स मुक्त ऊर्जा। और जब इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, कोई भी जो प्रोसेस होती है, कोई भी जो प्रक्रम होता है, उसमें अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो ये किसको इंडिकेट करता है, स्वतः प्रक्रम को। इसका मीन ये हुआ, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वो अपने आप होने वाली है। डेल्टा जी बराबर पॉजिटिव, जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो अभिक्रिया है, वो कैसी हो गई, असवतः। मतलब इसको कंप्लीट करवाने के लिए हमें किसी बाहरी स्रोत को काम में लेना पड़ेगा। और ऐसी अभिक्रिया होती है वो प्रकृति में अपने आप नहीं होती।
डेल्टा जी बराबर 0, और ये किसको बताता है? साम्यावस्था को, मतलब अभिक्रिया चल ही नहीं रही। तो सबसे पहले हमने ऐसे बात की है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसकी जो संपूर्ण जानकारी अगर हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं, 3 ब्रांच पढ़ते हैं। पहली जो ब्रांच है वो है थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी, और ये किसी प्रक्रम की स्वतः परिवर्तिता को बताती है। प्रक्रम अपने आप होगा या नहीं होगा उसके लिए हम उष्मागतिकी को पढ़ते हैं, जो हमने 11th क्लास में पढ़ लिया है। पहली बात हमने ये सीखी, अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, वो कौन बताएगा? उष्मागतिकी। वहां पे एक फैक्ट जो जैसे पैरामीटर हम काम में लेते हैं वो था डेल्टा जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा, जिसकी वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 कुछ भी हो सकती है। दूसरी जो ब्रांच है वो है इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। बेसिकली हमने ऐसे बात की है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वो मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की कौन कौन सी? एक होती है रिवर्सिबल, मतलब उत्क्रमणीय, और एक होती है इररिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का नाम से पता चल रहा है जिसमें रिएक्टेंट से क्या कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट। साथ ही इसी दौरान क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो भी किसमें कन्वर्ट होता रहता है? और रिएक्टेंट में। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ये द्विदिशीय होती है, दोनों दिशाओं में चलती है, और ये वाली जो उत्क्रमणीय होती है वो एक दिशीय होती है, मतलब रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब यहां पे जो इक्विलिब्रियम है, साम्यावस्था है, वो क्या बताती है? वो बताता है उत्पाद की मात्रा को, अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। अगर अभिक्रिया होगी तो उसमें कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, वो कौन बताता है? यहाँ पे इक्विलिब्रियम साम्यावस्था, सॉरी इक्विलिब्रियम साम्यावस्था वाला चैप्टर। अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक उत्क्रमणीय और दूसरा अनुत्क्रमणीय। ये जो उत्क्रमणीय होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, मतलब दोनों दिशाओं में चलती है। जैसे मैं अगर आगे आऊं साथ में पीछे भी जाऊं तो वो उत्क्रमणीय वाली कंडीशन आ गई। अनुत्क्रमणीय का मतलब केवल एक दिशा में चलने वाली है। और ये जो साम्यावस्था वाला चैप्टर है वो उत्पाद की मात्रा को बताएगा। इस उत्क्रमणीय में हम देखेंगे जो साम्य अवस्था है वो कितने समय बाद में अटेन हो रही है, कितने समय बाद में स्थापित हो रही है, वो सब हम यहां देखने वाले हैं। तो अभिक्रिया होगी या नहीं होगी उष्मागतिकी बताने वाली है, कितने उत्पाद का निर्माण होगा साम्यावस्था बताने वाली है। तो फिर केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी किस काम में आती है? वो बताती है जो केमिकल काइनेटिक्स है, जो हम अब जिस चैप्टर को डील करने वाले हैं, ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, रासायनिक बलगतिकी है, वो बताने वाली है इस अभिक्रिया को कंप्लीटिंग में कितना टाइम लगने वाला है, कितना समय लगने वाला है, वो कौन बताएगा? केमिकल काइनेटिक्स। तो मेनली केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया में कितना समय लगने वाला है, अभिक्रिया होगी या नहीं होगी पता चल गया, कितना उत्पाद बनेगा साम्यावस्था, और कितने समय में कंप्लीट होगी केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। एक अभिक्रिया की अगर आपको कंप्लीट एनालिसिस करनी हो तो ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं, या 3 ब्रांच है उनका स्टडी आपको करना होता है। तो हम यहां पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स को। तो सबसे पहले हम इसी की परिभाषा सीखते हैं, केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी क्या होती है। और रासायनिक बलगतिकी मैं क्या बोलूंगा? अभी हमने इससे बात की, हम क्या पढ़ने वाले हैं यहां पे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा
भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग, मतलब कितना समय लगेगा, मतलब रासायनिक अभिक्रिया ना उसकी स्पीड कितनी होने वाली है, वो सब पढ़ने वाले हैं। अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, या इसको हम दर भी बोलते हैं, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। इस वेग या दर को कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो अभिक्रिया और वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं। जैसे मान लो तापमान, सांद्रता या क्रिया कारक है उसकी प्रकृति, ये सब फैक्टर हैं, उनका भी हम यहां पे स्टडी करने वाले हैं। और एक अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है। तो हमने पढ़ा रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है। यहां पे हम अभिक्रिया वेग के बारे में पढ़ेंगे। अभिक्रिया वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उनमें तापमान बढ़ेंगे, सांद्रता बढ़ेंगे, उत्प्रेरक बढ़ेंगे, क्रिया कारक की प्रकृति बढ़ेगी। अभिक्रिया की क्रिया विधि पढ़ेंगे हम, अभिक्रिया किस पद से कंप्लीट होने वाली है, प्राथमिक अभिक्रिया होगी कि जटिल अभिक्रिया होगी। क्या मतलब होता है प्राथमिक का, जो केवल एक पद में संपन्न हो जाती है, और जटिल का मतलब क्या होता है, जो अभिक्रिया एक से ज्यादा पदों में संपन्न होती है। वो सब हम डील करने वाले हैं। अनुसंख्यता क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इसके अलावा जो संगत सिद्धांत होता है, खूब सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। पर जैसे जैसे टाइम आता जाएगा उन सब बातें सीखते जाएंगे। फिलहाल आपको दिमाग में एक बात बैठानी है, वो क्या है कि हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने क्या वाले हैं। हम इस केमिकल काइनेटिक्स में ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। या इसको मैं क्या बोल दूं, अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया का, अभिक्रिया की दर मतलब इसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। शॉर्ट में हम इसको ROR ऐसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करते चलेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। जब ये चैप्टर हमने शुरू किया था तो हमने ऐसे बोला था, इस चैप्टर का नाम होता है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। काइनेसिस, काइनेसिस का मीन क्या होता है, मूवमेंट, मूवमेंट मतलब चलना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर मान लो मैं एक काल्पनिक अभिक्रिया है और रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। बेसिकली होता क्या है, जैसे जैसे टाइम, समय के साथ अभिक्रिया कंप्लीट होगी, जाहिर सी बात है समय के साथ अभिक्रिया है वो कंप्लीट होगी, तो देखना क्या होने वाला है, समय के साथ दो चीजें होती हैं, जो रिएक्टेंट है क्रिया कारक उसकी सांद्रता घटती जाती है, और रिएक्टेंट की सांद्रता है वो घटती जाएगी। और जाहिर सी बात है रिएक्टेंट अगर घटेगा तो किसका फॉर्म होने वाला है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है। तो प्रोडक्ट बनता जाएगा, क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ती जा रही है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी समय के साथ। अगर मैं ऐसे बात करूं,
जैसे मान लो ये कोई कार है, अगर इस कार की स्पीड की बात करूं, मतलब वेग की बात करूं, तो वेग का मतलब क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन का मतलब क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन। बेसिकली जब 11th क्लास में हमने फिजिक्स में ऐसे पढ़ा था, जो कार होता है, कार या कोई भी वाहन है, उसके वेग का मतलब क्या होता है? विस्थापन बटा समय। और विस्थापन का मतलब क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन। देखना, ऐसे मैं बात कर रहा हूं, और वेग या दर, ये जो दर वर्ड होता है ना, रेट जिसको बोलते हैं दर, इसका मीनिंग ये होता है किसी भी चीज में समय के सापेक्ष परिवर्तन को दर कहते हैं। किसी भी चीज में समय के सापेक्ष परिवर्तन को ही दर कहते हैं। बिल्कुल खुला कंसेप्ट है, हमेशा दिमाग में रखना। मैं क्या बात बोल रहा हूं? किसी भी चीज में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है, इसी को क्या बोलते हैं? दर। जैसे अगर मैं बात करूं वेग की या कार के स्पीड की, तो स्थिति में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, यही तो देखना यहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। जैसे मान लो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसी प्रोडक्ट में, क्रियाकारक है वो किसमें बदल रहा है? उत्पाद में। समय के साथ क्रियाकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे अभिक्रिया के वेग की, तो आर, वहां पे क्या बोला था? मैंने ऐसे बोला था ना, कार मतलब आपको अगर दर लिखनी है तो आप किसी भी चीज में किसके सापेक्ष कर दो? समय के सापेक्ष परिवर्तन। और यहां पे कौन सा पैरामीटर या कौन सा वेक्टर काम में लेने वाले हैं? सांद्रता, मतलब मात्रा होती है, उसको बेसिकली हम किसमें बढ़ते हैं? सांद्रता। तो क्या बोलूंगा मैं? आर। आर का मतलब सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता जाहिर सी बात है क्रियाकारक की घटेगी और उत्पाद की बढ़ेगी, तो दोनों के लिए डिफाइन कर सकता हूं मैं। तो क्या बोलूंगा मैं? क्रियाकारक ओब्लिक, या तो क्रियाकारक के लिए बोल दूं या किसके लिए? उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। तो ये अभिक्रिया के वेग क्या हो गया? क्रियाकारक के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, यही तो हो गया। अगर मान लो मुझे डेफिनेशन देनी हो, तो ये कितना समय लग रहा है उसको निश्चित मान लूं मैं। अगर उसको मैं निश्चित मान लूं तो इस समय में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसी को तो अभिक्रिया का वेग कहेंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्या अपनी भाषा बोल रहा हूं मैं? किसी निश्चित समय में टाइम पीरियड इसको फिक्स कर लिया, किसी निश्चित समय में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अगर इसकी यूनिट की बात करूं, इकाई की बात करूं, इकाई की बात करूं तो ऊपर क्या है? सांद्रता बटा समय, मतलब सांद्रता समय इनवर्स, और सांद्रता का मतलब मोलरता। मोलरता क्या होता है? मोल बटा लीटर। तो यहां पे इसकी क्या चलेगी? मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। अगर मान लो कोई अभिक्रिया गैसीय अभिक्रिया है, इन द कंडीशन ऑफ इन अ गैसियस रिएक्शन, गैसियस अभिक्रिया की स्थिति में हम सांद्रता जानते हो ना, पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी। P इक्वल
m अपॉन v इंटू RT, और मोल बट्टा आयतन ये क्या हो गया, सांद्रता। T कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो P प्रोपोर्शनल क्या आ गया, C। मतलब गैसीय विक्रिया के लिए जो गैस का आंशिक दाब होता है उसको, मतलब जो सांद्रता होती है उसको रिप्लेस किया जा सकता है किससे, आंशिक दाब से। तो यहां पे जो इसकी इकाई होगी वो क्या होगी, एटीएम समय इनवर्स। ये सब हमने बातें की अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के वेग के बारे में। तो बेसिकली होता क्या है, किसी निश्चित समय में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग। ये हमें छोटी सी एक डेफिनेशन है वो पढ़ ली। अभी हमें देखना है मतलब वेग का मतलब स्पीड, रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड कितनी होने वाली है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग के आधार पर जो अभिक्रिया है वो तीन प्रकार की होती है। तो अभिक्रिया वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहले है वेरी फास्ट, मतलब अत्यंत तीव्र गति की अभिक्रिया, जैसे मैं बोल दूं अत्यंत तीव्र गति की अभिक्रिया, ऐसे बोल देता हूं। या तीव्र वेग, तीव्र वेग बोलूं, तीव्र वेग की अभिक्रिया। थोड़ा सा मैं बोल देता हूं, वेरी फास्ट स्पीड, मतलब समझ गए तो अत्यंत तीव्र गति वाली अभिक्रिया, ऐसे बोल देता हूं अत्यंत तीव्र वेग वाली अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत ही तीव्र गति से होती है, इनको कंप्लीट होने में सेकंड का कुछ हिस्सा लगता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, तो इसकी जो वेग है, ऐसी अभिक्रिया हैं उनके वेग का निर्धारण हम नहीं कर सकते। बेसिकली प्रैक्टिकली इनके वेग का निर्धारण पॉसिबल ही नहीं है। क्यों भाई, ये अभिक्रिया है वो सेकंड के कुछ हिस्से में होती है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम, एक समय के हिस्से में कंप्लीट होती है। सेकंड, मान लो माइक्रो सेकंड या नैनो सेकंड, उनमें कंप्लीट होती है। तो ऐसी अभिक्रिया की जो वेग है उसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो अत्यंत तीव्र गति की अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया, ऐसी अभिक्रिया जो बहुत ही कम समय में कंप्लीट होती है, बहुत कम समय में, मतलब समय के एक हिस्से में पूर्ण हो जाती है, और इनके वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता। क्यों, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। भाई पलक झपकने से पहले अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। जैसे एग्जांपल बात करूं, सभी के सभी जो आयनिक अभिक्रिया होती हैं, जैसे मैं बात करूं NaCl प्लस AgNO3, NaCl Na पे क्या है पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव, Ag पे प्लस और NO3 पे माइनस, एक्सचेंज होगा यहाँ पे आयनिक, तो क्या बनेगा AgCl प्लस NaNO3। जो AgCl होता है इसका संवेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो सभी के सभी जो आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अत्यंत तीव्र गति की अभिक्रियाएं होती हैं, बहुत स्पीड से होती हैं, जिनको कंप्लीट होने में बहुत कम समय लगता है। और ऐसी अभिक्रिया हैं उनके वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता, ये हमारे कोई काम की नहीं है।
भाई इनके जो वेग का निर्धारण है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सेकंड का कुछ हिस्सा लग रहा है, पलक झपकने से पहले अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है, तो हम इसके वेग का निर्धारण कैसे कर सकते हैं? दूसरी जो प्रकार है वो है अत्यंत मंद गति से होने वाली अभिक्रियाएं। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत ही मंद गति से होती हैं, जिसको कंप्लीट होने में मतलब कई घंटे, कई दिन या कई महीने, कई वर्ष लग जाते हैं। तो अब हम क्या है, प्रयोगशाला में या लैब में, भाई प्रैक्टिकली लैब में इतने समय तक हम नहीं रह सकते। अब जैसे मान लो एग्जांपल की बात करूं, लोहे पर जंग का लगना। अब लोहे पर अगर जंग लगती है तो उसको लगने में वर्षों लग जाती है, तो हम इतने समय में लैब में नहीं बैठ सकते। तो इसके जो वेग का निर्धारण है वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये भी अपने कोई काम की नहीं है। तो फिर अपने काम की क्या है, वो है मध्यम मॉडरेट वेलोसिटी वाली रिएक्शन, मध्यम गति से होने वाली अभिक्रियाएं। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो ना तो बहुत तीव्र गति से होती है, ना तो बहुत फास्ट होती है, ना बहुत स्लो होती है। तो ऐसे बोलूंगा मतलब मध्यम गति, मतलब जिसकी स्पीड है वो ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। तो एक मेजरेबल जिसको मापन कर सकते हैं, एक निश्चित समय में कंप्लीट होती है, मेजरेबल टाइम में कंप्लीट होती है। तो ये जो रिएक्शन होती है वो अपने काम की होती है। और इसका जो एग्जांपल होता है वो है सभी आणविक अभिक्रियाएं। जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, N2 प्लस 3H2 क्या बनता है, 2NH3। ये नाइट्रोजन का अणु है, N ट्रिपल बॉन्ड N, सैचुरेटेड अणु है, H सिंगल बॉन्ड H, और क्या बनेगा NHH, ये अमोनिया है। तो यहां पे क्या होता है, अणु भाग ले रहे हैं और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अणु का निर्माण हो रहा है। पुराने बंध टूट रहे हैं और नए बंध क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। ये जो पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना, इसमें जो एक टाइम पीरियड लगता है, जो समय लगता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये जो आणविक अभिक्रियाएं होती हैं उनके वेग का हम आराम से मापन कर सकते हैं, किस स्पीड से ये कंप्लीट होने वाली है। ये वाली जो रिएक्शन है उस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने आज क्या सीखा, हम रासायनिक बलगतिकी उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके वेग को पढ़ने वाले हैं, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वेग को वो पढ़ने वाले हैं, और अभिक्रिया किस तरीके से कंप्लीट हो रही है, मैकेनिज्म, क्रियाविधि को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हमने देखा अभिक्रिया का वेग। तो वेग क्या होता है, क्रियाकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। फिर अभिक्रिया वेग के आधार पर हमने तीन अभिक्रिया देखी। पहली वेरी फास्ट, बहुत तेज गति से होने वाली, वेरी स्लो, बहुत मंद गति से होने वाली, और जो मॉडरेट मध्यम गति वाली अभिक्रिया है। तो आपने जो काम की है वो कौन सी है, मध्यम गति की अभिक्रियाएं। और इसमें कौन सी अभिक्रियाएं हैं, सभी की सभी आणविक अभिक्रियाएं। बाकी जो इस चैप्टर का अगला भाग है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।